Please like, share and subscribe my channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे होंगे 241। 241 का मतलब हुआ कि इसके पहले 240 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। 500 MCQ का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग हर MCQ में 20 क्वेश्चंस को देखते हैं और ये 20 क्वेश्चंस को इतने डिटेल से देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपके कई सारे क्वेश्चंस में चेंज हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उससे संबंधित जितने फैक्ट्स होते हैं उसको भी हम लोग साथ साथ देखते चलते हैं। इन सारे फैक्ट्स को अगर आप नोट करते जाते हैं, सारी चीज़ों को नोट कर देंगे तो आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी जो कि आपको एग्जामिनेशन के समय क्विक रिवीजन के लिए काम आएंगी। वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में सारे कलेक्शंस हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से यहाँ हम लोग 240 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और आगे आज तो पढ़ेंगे हम लोग जो उस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 241 से लेकर 260 तक। चलिए शुरू करते हैं आज का MCQ। क्वेश्चन नंबर है 241। वेबर की वृष्टहीन विधि का क्या उद्देश्य है? ए. व्यक्तियों के कृत्यों को स्पष्ट करना, बी. कृत्यों के कारणों को पहचानना, सी. कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ, डी. कृत्यों के जरिए संबंधों की कार्य कारण समझ को विकसित करना। यहाँ क्वेश्चन क्या है? वेबर और उनसे संबंधित वृष्टहीन विधि। इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखेंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी मैं इसे यहाँ आपके लिए बताती हूँ। वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक क्रिया है। हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रिया को समझना पड़ेगा और सामाजिक क्रिया को समझने के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? वृष्टहीन विधि को अपनाना पड़ेगा। वेबर ने प्रत्यक्षवाद की आलोचना की है। प्रत्यक्षवाद कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद से काम नहीं चलेगा। हमें पूरी सोसाइटी को केवल ऑब्जेक्टिव नज़रिए से नहीं देख सकते क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी उनकी भूमिकाएं हैं, बहुत सारी उनकी सामाजिक क्रियाएं हैं। उनके पीछे सबका उद्देश्य अलग अलग होता है, जिस कारण से सामाजिक क्रिया का निष्कर्ष भी अलग अलग होगा और उससे संबंधित जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी अलग अलग हो सकते हैं। और इन सब के अध्ययन के लिए सब्जेक्टिव मेथड को अपनाते हुए हमें ऑब्जेक्टिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए, ये वेबर कहते हैं। अर्थात ये कहते हैं कि वृष्टहीन विधि अर्थात किसी भी व्यक्ति के जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया का निर्वचनात्मक समझ होना चाहिए। निर्वचनात्मक समझ होनी चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो कार्य के पीछे उसका क्या उद्देश्य है उस कंडीशन में रह के हमें समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम एक्चुअल फैक्ट्स को समझ पाएंगे, ऐसा वेबर कहते हैं। तो इस उद्देश्य को समझने के लिए कौन सी विधि अपनाने के लिए किया? वृष्टहीन विधि अपनाने की बात की। और वृष्टहीन विधि से हमें क्या होगा? निर्वचनात्मक समझ प्राप्त होगी, जिसके आधार पर ये कैसी होगी? सब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव क्योंकि यह व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। जब व्यक्ति की स्वयं की कोई भावना, मूल्य इत्यादि जुड़ जाते हैं तो व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है, तो बस सब्जेक्टिव हो गया। अब इसके आधार पे जब हम समाज को समझेंगे तब हम एक ऑब्जेक्टिव रिजल्ट निकाल सकते हैं। अर्थात वो माइक्रो स्टडी से शुरू करके मैक्रो स्टडी पर पहुंचते हैं। कहते हैं कि समाज को समझने के लिए, माइक्रो मतलब हम बड़े लेवल पे समझ लें कि समाज को समझने के लिए क्या है? हमें व्यक्ति के क्रिया को समझना पड़ेगा। व्यक्ति की जो सामाजिक क्रिया है इसे हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर हम इस समाज को समझ पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के सामाजिक क्रिया से ही समाज का निर्माण होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे, सारी चीज़ें सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कहते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, जैसे कोई शिक्षक है या कोई स्टूडेंट है। शिक्षक अगर है तो उस जो सामाजिक क्रिया कर रहा है, शिक्षण कार्य कर रहा है, या तो उसकी उसमें रुचि हो सकती है, या उसकी हॉबी हो सकती है, या वह आय के लिए ऐसा कार्य कर रहा है, या रेस्पेक्ट के लिए कार्य कर रहा है,
इसके पीछे बहुत सारे व्यक्ति के पर्सनल रीजंस हो सकते हैं और उन रीजंस को समझना ही क्या है, निर्वचनात्मक समझ है कहते हैं। और इस निर्वचनात्मक को ही कहते हैं वृष्टिहीन विधि। कहते हैं कि व्यक्ति की जब तक हम सामाजिक क्रिया जो वो कर रहा है उसके पीछे का उसका क्या तर्क है, क्या उद्देश्य है, उसको जब हम समझेंगे तब हम इस समाज को समझ पाएंगे कि समाज कैसे बन रहा है। अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। व्यक्तियों के कृत्यों को स्पष्ट करना, बिल्कुल नहीं, व्यक्ति के कार्य को स्पष्ट करने की बात यहाँ नहीं हो रही है। दूसरा कहते हैं कृत्यों के कारणों को पहचानना, सामाजिक क्रिया के कारण को नहीं पहचानना है हमें। कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ, यही हमारा एक्चुअल रीज़न है कि कोई कर्ता सामाजिक क्रिया करेगा और उसके लिए हमें क्या है, निर्वचनात्मक समझ को विकसित करना है। तब जाकर हम समझ पाएंगे कि समाज में क्रियाएं कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। कृत्यों के जरिए संबंधों के कार्य कारण समझ की विकसित करना, यह ऑब्जेक्टिविटी की तरफ बताता है, प्रत्यक्षवाद की तरफ ले जाता है कि किसी भी घटना के पीछे कार्य कारण संबंधों को ढूंढना प्रत्यक्षवाद का मोटो होता है। वेबर का वृष्टिहीन विधि यह नहीं कहता, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। 241 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस तरह की सही और सटीक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी मिल सके। लाइक और पॉजिटिव कमेंट जरूर दें। तो यहाँ 241 का आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 242। रेडक्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया जैसे निर्मित शब्द को चित्रित किया है। ए एक संतुलन के रूप में, बी एक अक्रम के रूप में, सी एक सामाजिक कल्याण के रूप में, डी एक सामाजिक उमड़ के रूप में। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किससे संबंधित है, रेडक्लिफ ब्राउन से संबंधित है। और क्या पूछ रहा है, यूफोरिया। रेडक्लिफ ब्राउन दुर्खीम के शिष्य थे, दुर्खीम के शिष्य थे। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य अर्थात सामान्य तथ्य और व्याधकीय तथ्य की बात की थी, व्याधकीय तथ्य की बात की थी। इसी प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज की जो सुचारू व्यवस्था है उसके लिए यूफोरिया या यूनोमिया के लिए शब्द दिया। मतलब कि समाज जब संतुलन की अवस्था में रहता है, संतुलन की अवस्था में अर्थात समाज के प्रत्येक अंग जब सकारात्मक योगदान देते हैं, प्रकार्य करते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। ऐसी स्थिति को उन्होंने यूफोरिया कहा है। इसके अगेंस्ट कहा कि जब समाज में असंतुलन हो जाता है तो उसे इन्होंने यूनोमिया, डायस्नोमिया शब्द को दिया। कहा कि जब समाज में सामाजिक असंतुलन हो जाता है, असंतुलन की स्थिति होती है, तो उसे ये डायस्नोमिया कहते हैं। जिस प्रकार दुर्खीम ने सामान्य तथ्य की बात की, जब सामाजिक स्थिति सब चीज़ सामान्य होती है, समाज के लिए कोई भी अंग सकारात्मक योगदान करता है तो वो सामान्य तथ्य हो गया। और जब कोई भी चीज़ समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने में योगदान देता है तो वो व्याधकीय हो जाता है। अपराध हो गए, तलाक हो गया, गरीबी हो गया, तो ये सारे व्याधकीय तथ्य हो गए। उसी प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन भी यूनोमिया और डायस्नोमिया शब्द देते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल, अगर हमारे शरीर का जो तापमान है, शरीर की व्यवस्था चल रही है, नॉर्मल है, हम कोई चीज़ हमें दिक्कत नहीं है, तो ऐसी स्थिति को हम यूनोमिया कहेंगे, यूनोमिया। और जब हमें फीवर हो जाता है अर्थात समाज के जो मूल्य मानदंड है उसको तोड़कर क्या है वहाँ विचलन आ जाए, तो ऐसी स्थिति डायस्नोमिया कहलाती है। अर्थात शरीर की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ होने लगे, तापमान बढ़ जाए, तो नियम मानदंड जो हैं शरीर के जो बने हुए वो चेंज होने लगे, तो ऐसी स्थिति को डायस्नोमिया कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। रेडक्लिफ ब्राउन की बात की जाए तो उन्होंने प्रकार्यात्मक संरचनावादी हैं,
इन्हें हम संरचनात्मक प्रकारवादी कहते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन प्रकार्यात्मक एकता की अवधारणा देते हैं। प्रकार्यात्मक एकता की अवधारणा देते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन की बात की जाए, आनुष्ठानिक विलाप की अवधारणा देते हैं। आनुष्ठानिक विलाप की अवधारणा देते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि संरचना निरंतर चलने वाली क्रिया है या गतिशील अवधारणा है। गतिशील अवधारणा है। संरचना से संबंधित रेडक्लिफ ब्राउन का यह स्ट्रक्चर है। कहते हैं कि सामाजिक संरचना की जब वो बात करते हैं तो संरचना को दो भाग में बांटते हैं, सोशल मॉर्फोलॉजी और सोशल फिजियोलॉजी। ये बात कौन करते हैं? रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या कहता है कि एक संतुलन के रूप में, एक अक्रम के रूप में। अक्रम मतलब जिसका कोई क्रम ना हो तो ये नहीं होगा। एक सामाजिक कल्याण के रूप में, यह भी नहीं होगा। सामाजिक उम्र के रूप में, यह भी नहीं होगा। ये क्या है? एक संतुलन की अवस्था है। तो 242 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 243। निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? ए मुक्त बाजार कारोबार, बी लाभ का अधिकतमीकरण, सी मुक्त श्रम, डी निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूंजीवाद की विशेषता नहीं है, अर्थात हमें पूंजीवाद की विशेषता मालूम रहेगी तब जाकर हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। पूंजीवाद की विशेषता मार्क्स बहुत अच्छे से बताते हैं। कहते हैं कि पूंजीवाद में क्या है? वर्ग का निर्माण होता है। वर्ग का निर्माण है। पूंजीवाद में शोषण है। पूंजीवाद में अधिकतम लाभ की इच्छा है। अधिकतम लाभ की इच्छा है। पूंजीवाद का मतलब होता है निजी स्वामित्व। पूंजीवाद का मतलब होता है कि जो उसका भी साधनों पर नियंत्रण होता है वो पूंजीपति होता है। साधनों पर नियंत्रण क्या हो जाता है? व्यक्तिगत हो जाता है। पूंजीवाद, उद्योगवाद, औद्योगिकी, ये सभी चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं। पूंजीवाद एक तरीके की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था, जब हम अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं तो 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक होता है आपको पूंजीवाद, जो कि यूएसए वगैरह में देखने को मिलता है। दूसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि हमें भारत, रूस में देखने को मिलती है। तीसरी होती है आपको साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था चीन में देखने को मिलती है, चाइना में। पूंजीवाद मतलब आयात और निर्यात, मतलब किसी भी जो भी आप उत्पादन करते हैं वो उत्पादन के बेचने और खरीदने, मंगाने, भेजने इत्यादि पर छूट होती है। यह आयात निर्यात फ्री होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात आपको देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार सरकार चाहे तो नियंत्रण लगा सकती है, सरकार चाहे तो आप उसे छूट दे सकती है। तो ये गवर्नमेंट पर डिपेंड होता है। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों ही क्या होते हैं?
प्रतिबंधित होते हैं, फुली गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं। गवर्नमेंट जैसा करेगी कहेगी वैसा ही करना पड़ता है। तो इस तरह से ये सारी अर्थव्यवस्था है। इससे भी आपको बहुत क्वेश्चंस जरूर इससे आते हैं कि भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे कि पूंजीवाद की विशेषता क्या नहीं है। मुक्त बाजार कारोबार, तो पूंजीवाद की क्या विशेषता है? हमने देखा कि आयात और निर्यात क्या है, मुक्त है, फ्री है, तो ये इसकी विशेषता तो हो ही गई। दूसरा ऑप्शन है लाभ का अधिकतमीकरण, अर्थात अधिकतम लाभ के लिए व्यक्ति कार्य करता है। यहाँ मैंने पूंजीवाद की विशेषता में हम लोगों ने देखा ही, तो बी का यह भी सही है। मुक्त श्रम, आप जितना श्रम करिए उतना पाइए, यह भी पूंजीवाद की विशेषता है। कोई बलात् श्रम नहीं है, किसी के अधीन श्रम नहीं है, मुक्त श्रम है, यह पूंजीवाद की विशेषता है। डी कहता है निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व। क्या कहा कि निजी क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व, यह ऐसा पूंजीवाद में नहीं होता है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है कि देश चाहे तो किसी क्षेत्र को सार्वजनिक घोषित कर सकती है, कुछ क्षेत्र को निजी घोषित कर सकती है, और वो भी सरकार के कंट्रोल के अंदर रहता है। तो इस तरह से 243 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, जो कि पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। निजी क्षेत्र पर अगर सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व हो जाएगा तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा यह, तो पूंजीवाद की यह विशेषता नहीं रह जाएगी। 243 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 244। किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियाबोध शब्द का चित्रण किया? ए ब्लूमर, बी गॉफमैन, सी हसरेल, डी मॉमफोर्ड कून। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द की बात हो रही है कि इसका चित्रण किसने किया। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की बात की जाए तो सर्वप्रथम इसे मीड बताते हैं, लेकिन इसका विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन या इसकी अवधारणा ब्लूमर देते हैं, और यह शब्द भी ब्लूमर ही देते हैं। ब्लूमर की बात की जाए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की हम बात ही कर रहे हैं, तो ये क्या है, मीड के शिष्य थे। इन्होंने बताया कि जब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद होता है, अर्थात जब कोई अंतःक्रिया होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है, करता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन में क्या, वो सिंबल्स को यूज़ करता है, सिंबल्स को यूज़ करता है, और उस सिंबल्स को यूज़ करके वो अपनी व्याख्या करता है, व्याख्या करके निर्वचनात्मक समझ को उत्पन्न करता है, उसका निर्वचन करता है, व्याख्या करता है, तब जाके क्रिया का अर्थ निकलकर सामने आता है। ऐसा ब्लूमर कहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया था कि उद्दीपन, कोई उद्दीपन है, कोई व्यक्ति है, क्रिया कर रहा है, उद्दीपन, फिर बीच में निर्वचन आता है, अर्थात उस कर्ता का क्या अर्थ है उस क्रिया, उस सब्जेक्ट के प्रति, उसके बाद से तब उसका वो प्रत्युत्तर होता है। अर्थात किसी भी क्रिया के लिए सामाजिक अंतःक्रिया में ये 3 टर्म्स होते हैं, यह आपको ब्लूमर बताते हैं। ये पॉइंट रखिए, नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ब्लूमर को इसी से समझ सकते हैं। वेबर जो निर्वचनात्मक क्रिया की बात करते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी क्रिया के पीछे का क्या उद्देश्य है, क्रिया के पीछे का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, यह जानना निर्वचनात्मक समझ से। लेकिन ब्लूमर कहते हैं कि अंतःक्रिया के दौरान, अंतःक्रिया के साथ ही व्यक्ति अपने उस क्रिया का या उस ऑब्जेक्ट के प्रति क्या व्याख्या करता है, क्या विश्लेषण करता है, और उस विश्लेषण के आधार पे वह उसका अर्थ निकालता है। अर्थात कहते हैं कि सामाजिक संरचना बनती रहती है, सामाजिक संरचना बनती रहती है, कोई फिक्स इसका सांचा नहीं है, जो जैसा अर्थ निकालते जाता है, इसमें चेंजेस भी होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उद्दीपक, फिर बीच में निर्वचन होता है, तब वो प्रत्युत्तर के रूप में बनता है। जैसे एग्जाम्पल हम किसी टीचर का लेते हैं,
टीचर जब सोसाइटी में स्टूडेंट से अंतःक्रिया करेगा तो स्टूडेंट्स टीचर के प्रति क्या निकालेंगे? उनके लिए वो मार्गदर्शक हो सकता है, उनके लिए एक शिक्षक हो सकता है। जब वो किसी गार्जियन से मिलेंगे तो वो उनके लिए क्या है? गार्जियन के लिए क्या हो सकता है? वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है। सोसाइटी अगर उसे इंटरेक्शन करेगी तो वो क्या कहलाएगा? वो हो सकता है कि वो भविष्य के निर्माणकर्ता के रूप में देखे, भविष्य का निर्माणकर्ता के रूप में देखे, मूल्य को आगे बढ़ाने वाला देखे कि समाज के जो मूल्य हैं, जो नैतिकता है, उसको वो आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति है। तो इस तरह से टीचर की जो अंतःक्रिया जिन जिन लोगों से अलग हो रही है, हर लोगों ने अपने अपने तरीके से अर्थ निकाला। ये ब्लूमर का अध्ययन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया बोध। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी आपको सारी चीज़ें। तो 244 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 245। परेटो के लिए कल्पित वे हैं जो प्रथा को मानने वाले, बी खतरे उठाना, सी गैर अभिजात वर्ग बनना, डी नवीन प्रक्रिया की कमी। परेटो की यहाँ बात हो रही है, परेटो, और कहते हैं कि इनके लिए कल्पित क्या है। जब हम परेटो का अध्ययन करते हैं तो परेटो ने सर्कुलेशन ऑफ इलीट की अवधारणा दी थी, सर्कुलेशन ऑफ इलीट, जिसे हम अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहते हैं। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से समाज में परिवर्तन आता है। इसके आधार पे इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत देते हैं। अभिजात वर्ग की यहाँ चर्चा हो रही है, इलीट क्लास की, अभिजात वर्ग की। इसमें इन्होंने बताया कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है शेर की तरह और दूसरे होते हैं लोमड़ी की तरह। शेर वाले जो लोग होते हैं वो परंपरावादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं, इनके पास बल होता है और अनुशासन में रहते हैं। ये विश्वास करने वाले लोग होते हैं। ये चाहते हैं कि जैसी परंपरा चली आ रही है वैसी ही चलती रहे, क्योंकि ये खुद ही क्या है, उच्च पद पर हैं, अच्छी जगह पर हैं, इनके पास पावर है, ये डिसिप्लिन्ड रहते हैं। तो इसलिए यह क्या है, नवीन प्रक्रिया की कमी इनमें देखी जाती है। वो इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं, नवीन प्रक्रियाओं की कमी वाले। वहीं दूसरी तरफ जो लोमड़ी टाइप के लोग होते हैं, अर्थात जिनके हाथ में सत्ता नहीं होती लेकिन वो सत्ता की ओर लालायित होते हैं, सत्ता की ओर उनकी नज़र रहती है, तो वे नवीन लोग होते हैं। हमेशा उनके पास कुछ नया रहता है जो सोसाइटी को देना चाहते हैं, जो उनके अंतर योग्यता होती है जिसे वो प्रदर्शित करते हैं, उनके अंतर्गत चालाकी होती है। वो अवसर को देखते रहते कि कब उनको अवसर मिले और वो सत्ता को हासिल करें। जोखिम उठाने की क्षमता होती है इनमें, जोखिम उठाने की क्षमता होती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि लोमड़ी किस तरह के लोग होते हैं और शेर किस तरह के लोग होते हैं। इसके बारे में परेटो ने बताया है कि दो तरह के इलीट होते हैं। तो प्रथा को मानने वाले, खतरे उठाने वाले लोमड़ी हो जाएंगे। गैर अभिजात वर्ग बनना, ये इससे मतलब नहीं है। और तो यहाँ आंसर में हम लोग का क्या हो जाएगा, डी। हमने देखा कि नवीन प्रक्रिया की कमी किस में पाई जाती है, शेर टाइप के लोगों में से, जो इलीट वर्ग में जो शासन में है वो क्या है, कल्पित होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 246।
निम्न में से प्रकार्यवादी सिद्धांतों को एक फील्ड दृष्टि के रूप में समाज को अग्रणी बनाने वाले को पहचानिए। ए मैलिनोवस्की, बी मर्टन, सी दुर्खीम, डी पार्सन्स। यहाँ प्रकार्यवादी कौन है? प्रकार्यवादी सिद्धांत से संबंधित हो और जिसने फील्ड वर्क किया हो उसे हमें बताना है। प्रकार्यवादी की बात की जाए तो मर्टन भी प्रकार्यवादी हैं, मैलिनोवस्की भी प्रकार्यवादी हैं, दुर्खीम भी हैं और पार्सन्स भी हैं। प्रकार्यवादी तो ये सारे हैं। अब यहाँ बात आ रही है कि फील्ड वर्क किसने किया है। तो फील्ड वर्क की बात की जाए तो फील्ड वर्क मैलिनोवस्की करते हैं। इसमें इन्होंने ट्रोवियंड जनजाति का अध्ययन किया है। ट्रोवियंड जनजाति का अध्ययन किया है ऑस्ट्रेलिया की। इसके साथ ही यह न्यूगिनी जनजाति का भी अध्ययन करते हैं। मेलू जनजाति का भी अध्ययन मैलिनोवस्की ने ही किया है। मैलिनोवस्की की बात की जाए तो यह निरपेक्ष प्रकार्यवादी हैं। निरपेक्ष प्रकार्यवाद की बात करते हैं। इसका मतलब होता है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कि कोई भी संस्कृति अच्छी है बुरी है ऐसा नहीं होता, वो अपने परिस्थितियों के अनुसार उसका उपयोग है और उसको उसी परिस्थिति के अनुसार उसको हमें देखना चाहिए। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद है जिसे हम कल्चरल रिलेटिविज्म की कहते हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म भी कहते हैं। मैलिनोवस्की ने थ्योरी ऑफ नीड्स दी है की अवधारणा दी है। थ्योरी ऑफ नीड्स की अवधारणा देते हैं। इन्होंने उद्विकास सिद्धांत को नकार दिया है, सिद्धांत को नहीं मानते हैं। मैलिनोवस्की की बात की जाए तो इन्होंने विनिमय का सिद्धांत दिया है। कहते हैं कि विनिमय का आधार केवल आर्थिक ही नहीं होता, मनोवैज्ञानिक भी होता है। तो विनिमय का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और इसे अनुभाविक सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। अनुभाविक सिद्धांत की बात करते हैं जिसके अंतर्गत उन्होंने कूला रिंग की चर्चा की है। कूला रिंग की बात करते हैं। इन्होंने किनशिप अलजेब्रा टर्म दिया है। किनशिप अलजेब्रा टर्म दिया है। मॉर्गन ने जो नातेदारी का जब वो अध्ययन करते हैं, नातेदारी शब्दावलियों का जो अध्ययन करते हैं जिसमें वर्णात्मक वर्गात्मक इत्यादि बताते हैं, तो उसी की आलोचना करते हैं और उन्होंने किनशिप अलजेब्रा शब्द दिया है। मैलिनोवस्की की बात की जाए तो थ्योरी ऑफ नीड्स की जो बात करते हैं उसमें 3 तरह के नीड्स के वो रखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा है आपको टर्शियरी। जो प्राइमरी नीड्स होती है वो 7 प्रकार की होती है, सेकेंडरी नीड्स 4 प्रकार की होती है और टर्शियरी नीड्स 2 प्रकार की होती है। 7 प्रकार की जो नीड्स है उसका फॉर्मूला है MSC घर में। 7 पॉइंट्स हो गए। ये सारे पॉइंट्स के डिटेल आप प्रकार्यवाद से संबंधित जो वीडियो देखेंगे वहाँ मैंने डिटेल में आपको बताए रखे हैं। वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ जो भी फील्ड वर्क का जो काम है वो कौन करते हैं? मैलिनोवस्की करते हैं। तो 246 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 242, श्रमिक संघों को हम कैसे संबोधित करेंगे? ए एक व्यावसायिक समूह के रूप में, बी एक दबाव समूह के रूप में, सी एक सहकारी समूह के रूप में, डी एक पारिवारिक समूह के रूप में। व्यावसायिक समूह के रूप में मतलब जो लोग एक जैसा व्यवसाय करें या व्यवसाय करने वालों का एक ग्रुप होता है उसे हम व्यावसायिक समूह कहते हैं। सहकारी समूह अर्थात मिलकर कार्य करना, 2 पार्टी मिलकर कार्य करे, सरकार हो या निजी क्षेत्र हो या दोनों मिलकर करें या निजी क्षेत्र में 2 लोग मिलकर करें तो सहकारी हो गई। परिवार समूह, परिवार के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो परिवार समूह हो गया।
तो ये सारी चीज़ें क्या है, श्रमिक संघ से हमें नहीं जोड़ती हैं, क्योंकि श्रमिक संघ क्या है, एक दबाव समूह के रूप में देखेंगे, क्योंकि श्रमिक संघ की बात हो रही है। संघ मतलब ये क्या है, समिति है, इसका कोई उद्देश्य होगा, समिति उद्देश्य को लेकर ही बनती है। और जब कोई उद्देश्य होगा तो ये उद्देश्य क्या हो सकता है कि यह सरकार पर या जो पूंजीपति हैं, जो मालिक हैं, उस पर क्या करेंगे, ये दबाव बनाएंगे। किस चीज़ का दबाव बनाएंगे, ये लोग संघ बनाएंगे। संघ बनाकर एक साथ एकत्रित होकर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए क्या करेंगे, श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए ये एक साथ संघ बनाएंगे। हित कुछ भी हो सकता है, उनका आय हो सकता है, उनका आपको सुरक्षा हो सकता है, उनका अधिकार हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब एक संघ बनाया जाता है और वो संघ क्या करती है, जो अपनी मांगों को लेकर जो सामने वाली पार्टी है, दूसरी पार्टी, उस पर क्या करेगी, दबाव बनाएगी। तो ये दबाव बनाएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का दबाव समूह हो जाएगा। तो 247 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 248। केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में बहुलक को किस रूप में समझा जा सकता है, ए न्यूनतम प्रायिक मूल्य, बी मध्य मूल्य, सी सर्वाधिक प्रायिक मूल्य, डी कुल प्रायिकता में से अधिकांश। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति, और केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन सा, बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति को हम क्या समझते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक है मीन, दूसरा मीडियन, और तीसरा मोड। ठीक है, जिसे हम बहुलक कहते हैं। समझ गए। बहुलक को मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे समझिए, यहाँ मैं कुछ नंबर्स दे रही हूँ, 2, 4, 6, 6, 3, 6, 4, 6, 1। यहाँ जितने नंबर्स हैं, अब उनकी रिपीटिशन को हम ध्यान देंगे। कितने नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। ये नंबर्स यहाँ मुझे दिख रहे हैं। 1 कितनी बार आया, एक बार आता है। 2 कितनी बार इसमें आता है, वो भी एक बार आता है। 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 1, 2 बार 4 आता है, यहाँ पे 2 बार 4 आ गया। 6 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4। 6 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो 4 बार मतलब कि यह सबसे ज़्यादा रिपीटिशन किस नंबर्स की है, रिपीटिशन 6 नंबर की रिपीटिशन सबसे ज़्यादा है। अर्थात जब भी हम कोई सैम्पलिंग करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो इसका उपयोग करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो हमने पाया कि हम अचानक से कोई नंबर ले रहे हैं, कोई डाटा ले रहे हैं, कोई फैक्ट ले रहे हैं, और जिस चीज़ का, जिस डाटा का बार बार रिपीटिशन होगा तो उसकी मोर प्रोबेबिलिटी रहेगी, ज़्यादा संभावना रहेगी किस चीज़ की, मोर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि क्या है, रैंडम सैम्पलिंग में उसके जो भी संख्या ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से जब डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसके रिप्रेजेंटेटिव हमें सही मिल सकते हैं। तो ये क्या है, मोर प्रोबेबिलिटी वाली सबसे प्रायिकता, सर्वाधिक प्रायिकता किस में मिलेगी, हमें बहुलक में मिल सकती है। तो न्यूनतम प्रायिकता नहीं होगी, मध्य प्रायिकता नहीं होगी, सर्वाधिक प्रायिकता इसका आंसर हो जाएगा। कुल प्रायिकता में से अधिकांश यह भी नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल जो हमारे डाटा होंगे वो हमें किससे मिलते हैं, बहुलक से मिलते हैं। तो 248 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 249।
को गतिमान औसत की गणना किसके उपयोग द्वारा की जाती है? गतिमान औसत की गणना हो रही है। गतिमान औसत की गणना अर्थात हमें मूविंग एवरेज निकालना है। मूविंग एवरेज निकालना है। ये कहाँ यूज़ होता है? किसी ट्रेंड को समझने के लिए। ट्रेंड को समझने के लिए उपयोग होता है। तो एवरेज मुख्य रूप से सबसे सही किस में निकलता है? हमें माध्यिका, माध्य, बहुलक, माध्य और माध्यिका दोनों। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, बहुलक भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा माध्य। 249 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिकल्पना में उपयोग नहीं की जाती है? ए अवधारणात्मक अस्पष्टता, बी अनुभवाश्रित सत्यापन, सी सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की कमी, डी विशिष्टता। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिकल्पना की विशेषता कौन सी नहीं है। परिकल्पना का जब भी हम चुनाव करते हैं तो इसके हम स्रोत को ध्यान में रखते हैं, अर्थात परिकल्पना हम किन किन स्रोत से ले सकते हैं, बना सकते हैं। गुडे एवं हार्ट ने 4 प्रकार के स्रोत बताए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ चुका है और पूछ सकता है, जैसे यहाँ पूछा हुआ है। 4 प्रकार से कौन से हैं? नोट करिएगा फॉर्मूला। अनुवैसा 2, अनुवैसा 2। अ से हो गया आपको अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकता है। वै से हो गया आपको वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत। इन सब स्रोतों से हम क्या है, उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। सा से हो गया सादृश्यता, बहुत सारी घटनाओं में बहुत सारे तथ्य मिलते जुलते हैं, तो ये सादृश्यता अर्थात समानताएं जो देखने को मिलती हैं उसके आधार पर भी उपकल्पनाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट सा से हो जाएगा आपको सामान्य संस्कृति, जो कल्चर में चल रहा है, जो जिस क्षेत्र की जो कल्चर है उसके आधार पे भी उपकल्पना बनती है। तो ये 4 स्रोत हो गए उपकल्पना के। अब क्वेश्चन में है कौन सी विशेषता परिकल्पना उपयोग नहीं की जाती? अवधारणात्मक अस्पष्टता, आपका अवधारणा क्लियर होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। अनुभवाश्रित सत्यापन, अनुभव होना चाहिए। विशिष्टता होनी चाहिए, संस्कृति जो भी है, जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उसके आधार पर भी आप उपकल्पना बनाते हैं। सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की कमी, ये नहीं होता है। देखते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर हम बना रहे हैं, तो सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की कमी उपकल्पना में उपयोग नहीं की जाती, इसके आधार पर उपकल्पना नहीं बनती। तो 250 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 251। निम्नलिखित में से किसने सहभागी तथा असहभागी अवलोकन के अवधारणा को प्रारंभ किया? अवलोकन की बात हो रही है, सहभागी और असहभागी अवलोकन। तो अवलोकन से संबंधित मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताती हूँ, नोट करिएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अवलोकन की बात हो रही है, ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, अर्थात हम किसी चीज़ को देखकर ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालते हैं या उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, वह अवलोकन है। अर्थात इसमें नेत्रों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। अवलोकन मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार का होता है। एक होता है नियंत्रित अवलोकन, दूसरा अनियंत्रित अवलोकन, और तीसरा सामूहिक अवलोकन। ठीक है, सामूहिक अवलोकन। अब आ जाते हैं नियंत्रित अवलोकन की बात करते हैं। नियंत्रित अवलोकन क्या क्या नियंत्रण होता है? घटना पर नियंत्रण कर सकते हैं, घटना पर नियंत्रण, और अवलोकनकर्ता पर भी नियंत्रण हो सकता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण,
कर्ता पे कैसे नियंत्रण होगा? कैमरे के जरिए, मशीन के जरिए, वॉइस रिकॉर्डर के जरिए अवलोकनकर्ता पे नियंत्रण कर सकते हैं। घटना पे नियंत्रण किसी सीमित क्षेत्र में, निश्चित समय पे, एकदम एग्जैक्ट उसी टाइम पे। तो ये नियंत्रित परिस्थितियों में हम तथ्यों को रख कर उसका अध्ययन करेंगे तो ये नियंत्रित हो जाता है। मुख्य रूप से यह प्रायोगिक रिसर्च के अंतर्गत आता है। अब आ जाता है आपको अनियंत्रित अवलोकन, अर्थात इसमें घटना पर, अवलोकनकर्ता पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह होता है आपको 3 प्रकार का। एक होता है आपको सहभागी अवलोकन, दूसरा असहभागी अवलोकन और तीसरा होता है अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन जिसमें जो भी ऑब्जर्वर होता है वह सामने वाले ग्रुप में ऐसा घुल मिल जाता है कि जैसे वो उसी का सदस्य, अर्थात सहभाग, साथ में भाग लेता है और उसी का मेंबर बनकर वहाँ की घटनाओं का अध्ययन करता है। असहभागी अवलोकन मतलब कि दूर से देखकर ऑब्जर्व करता है, उसमें पार्ट नहीं लेता। अर्ध सहभागी अवलोकन मेन घटनाओं पे वो क्या होता है, दूर हो जाएगा और बाकी दिन साथ रहेगा, तो दूर से ऑब्जर्व करेगा लोगों को, तो ये अर्ध सहभागी अवलोकन हो गया। सामूहिक अवलोकन मतलब कि समूह में एक साथ लोग मिलकर अध्ययन करते हैं, तो वो सामूहिक अवलोकन हो गया। सहभागी अवलोकन की बात हो रही है। सहभागी अवलोकन में एक चीज़ नोट करिएगा कि सहभागी अवलोकन जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? लिंडमैन देते हैं 1924 में। इनकी बुक है सोशल डिस्कवरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछ चुका है। सहभागी अवलोकन कौन बताते हैं? लिंडमैन, 1924, सोशल डिस्कवरी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि असहभागी और असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किसने किया था? लिंडमैन, एंडरसन, वाइट और पॉल क्रेशी। तो आंसर हमारा मिल गया यहाँ 251 का ए, लिंडमैन। और कब किया था? 1925 में। उनकी कौन सी बुक है? सोशल डिस्कवरी। एक चीज़ एडिशनल आप लोग यहाँ नोट करिएगा, अर्ध सहभागी अवलोकन है, इसकी बात कौन करते हैं? गुडेम हॉर्ट करते हैं। ठीक है, सहभागी और असहभागी के बारे में आप लोगों ने जाना और अर्ध सहभागी के बारे में भी आप लोगों ने यहाँ देख लिया। तो 251 का आंसर हमारा हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252। पहले के और बाद के अवलोकन किससे जुड़े अध्ययनों में किए जाते हैं? ए, समन्वेशी डिज़ाइन, बी, प्रायोगिक डिज़ाइन, सी, विवरणात्मक डिज़ाइन, डी, परस्पर सांस्कृतिक डिज़ाइन। समन्वेशी डिज़ाइन, हिंदी कितना कठिन होता है, इंग्लिश में टर्म्स, इसीलिए आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, इंग्लिश टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट। प्रायोगिक, इसको कहेंगे हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। वैसे यहाँ ये नहीं होगा, डिज़ाइन लिख देंगे इसको। विवरणात्मक, यह हो गया आपको डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। परस्पर सांस्कृतिक डिज़ाइन मतलब क्रॉस कल्चर डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन में क्या होता है? इसमें जब हमें अपने जो अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित हमारे पास कोई तथ्य नहीं, कोई जानकारी नहीं है, नए तथ्यों को प्राप्त करने के लिए, नई जानकारी पर प्राप्त करने के लिए, अर्थात समस्या से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन को
यूज़ करते हैं। दूसरा आ गया आपको डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव में क्या कहता है कि किसी भी चीज़ का विवरण, जो भी हमारी समस्या है या घटना है, उसका विवरण केवल हम देते हैं, इसका प्रयोग वगैरह नहीं करते, इसका केवल हम डिटेल देते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन कहलाता है। क्रॉस कल्चर में यह आपको जो विभिन्न तरह की संस्कृतियां हैं, मतलब एक संस्कृति से अलग बहुत सारी जो संस्कृतियां हैं, उसकी तुलनात्मक जब हम अध्ययन करते हैं, संस्कृति की अध्ययन करते हैं, तुलना करते हैं, तो ये क्रॉस कल्चरल डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। अब बचा हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात की जाए तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपको आफ्टर ओनली, दूसरा बिफोर आफ्टर, और तीसरा होता है आपको एक्स पोस्ट एक्सपेरिमेंट। यह जो प्रायोगिक अध्ययन है या प्रायोगिक डिज़ाइन है, यह नियंत्रित दशाओं में किया जाता है। नियंत्रित दशाओं में किया जाता है। वेरिएबल्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट या डिपेंड। 2 तरह के, अर्थात एक स्वतंत्र चर होता है और एक आश्रित चर होता है। आफ्टर ओनली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कोई भी घटना घटती है तो इसके घटना घटने के बाद इसमें क्या चेंज आता है, क्या इसमें परिवर्तन हुआ, ये इसका अध्ययन करता है। मतलब आफ्टर ओनली किसी घटना घटने के बाद क्या चेंज हुआ, इसके बारे में अध्ययन करता है। बिफोर आफ्टर कहता है कि एक की अगर स्थिति में है तो इसके पहले इसकी क्या स्थिति थी और ये घटना घटने के बाद इसके में क्या स्थिति हुई, क्या चेंजेज हुए, ये बिफोर आफ्टर की बात करता है। अर्थात किसी विशेष अवस्था से पहले की अवस्था और बाद की अवस्था का अध्ययन बिफोर आफ्टर में करते हैं। एक्स पोस्ट में कोई भी घटना घटने के बाद हम अध्ययन करते हैं। जैसे हम हिस्ट्री, इतिहास वगैरह का जो अध्ययन होता है तो एक्स पोस्ट की तरह ही है कि किसी घटना के घटने के बाद उसके कार्य कारण संबंधों को जानने का हम प्रयास करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रायोगिक डिज़ाइन पहले के और बाद के, अर्थात बिफोर और आफ्टर की बात कर रहा है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 252 का बी। क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें, समझ में आ गई होंगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंकड़ों का वितरण समरूप होता है जब माध्य मूल्य बहुलक के मूल्य के बराबर होता है, बी माध्य मूल्य माध्यिका के मूल्य के बराबर होता है, सी माध्यिका मूल्य बहुलक मूल्य के बराबर होता है, डी माध्य माध्यिका और बहुलक मूल्य एक बराबर होते हैं। तो आंकड़ों का वितरण सब में बराबर कब होगा? मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों में क्या है, आंकड़ों का वितरण एक बराबर होता है। इनके मूल्य हमेशा बराबर आते हैं। ये इक्वल टू ये, तो यहाँ 253 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। माध्य माध्यिका बहुलक के मूल्य जो होते हैं एक बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 254। वर्ग ए में दी गई मदों को वर्ग बी में दी गई मदों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोडों में सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थात हमें क्या करना है, मैचिंग करना है। मैचिंग में एक तरफ हमें कुछ अध्ययन के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित अध्ययन की विधि है, उसे हमें मैच करना है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, यह एक बुक आई थी, ये किसकी है,
F.G. वाइट की है, जो कि उन्होंने आपको प्रतिभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन के साथ इसका अध्ययन किया था। ये किसकी है? W.J. वाइट। अमेरिकन सोल्जर्स, यह आपको प्रश्नावली विधि से की गया अध्ययन है। स्टाउफर ने इसका अध्ययन संदर्भ समूह के लिए किया था। ये बुक का नाम है अमेरिकन सोल्जर्स। ला विडा, यह आपको व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है जिसमें ऑस्कर लेविस ने 5 परिवारों का अध्ययन किया था और गरीबी की संस्कृति, कल्चर ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा दी थी। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा दी थी। द इन्फ्लुएंट वर्कर्स, यह साक्षात्कार विधि से की गया क्या अध्ययन है जिसे गोल्ड थॉर्प ने किया था। मैचिंग अब लगा लेंगे। ए का 4 यहाँ है और कहीं नहीं है तो आंसर तो हमारा पहले ही हो गया। ए का 4, बी का 3 होना चाहिए था, यह गलत हो गया। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। यह हमारा एक्चुअल मैच है। ये प्रिंटिंग गलत हो गई है और सही मैच हमारा यह हो जाता है। 254 का हम लोगों ने आंसर देख लिया। आप मिला लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 255। समूह बी के विचारकों को समूह ए के मदों को मिलाते हुए सही का चयन कीजिए। यहाँ भी हमें क्या है कि 2 समूह दिए हुए हैं और हमें यहाँ मैचिंग करना है। अंतः समूह, प्राथमिक समूह, अर्ध समूह, द्वितीयक समूह। अंतः समूह की बात कौन करते हैं? समनर करते हैं। प्राथमिक समूह की बात कूले करते हैं। अर्ध समूह की बात जिसे हम संभाव्य समूह कहते हैं तो गिन्सबर्ग का नाम आ जाएगा। लेकिन अर्ध प्राथमिक समूह की जब बात होगी तो कूले हो जाएंगे। द्वितीयक समूह की बात कूले तो नहीं करते हैं। प्राथमिक समूह के आधार पर द्वितीयक समूह के लक्षणों को भी बताया जाता है जिसमें कूले का नाम आता है। लेकिन इसके अध्ययन के साथ किंस्ले डेविस और विर्स्टीड का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो अंतः समूह क्या हो जाएगा इसमें से? श्रमिक संगठन, आय समूह, मेरा परिवार, प्रतिवेश। आय समूह क्या होता है? यह अर्ध समूह होता है, अर्थात इसमें संगठन और संरचना का अभाव होता है। ये अर्ध समूह कहलाते हैं कि ये संगठित नहीं होते, इनमें कोई संरचना नहीं होती, लेकिन जब आवश्यकता होती है किसी उद्देश्य के लिए, जब इकट्ठा होते हैं तब इनमें संगठन होता है, इसलिए ये अर्ध समूह कहे जाते हैं। द्वितीयक समूह आपको हो जाएंगे श्रमिक संगठन, क्योंकि यह किसी उद्देश्य के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं तो ये द्वितीयक समूह हो जाएंगे। प्राथमिक समूह में स्कूल, पड़ोसी इत्यादि को रखा है। प्रतिवेश का मतलब होता है पड़ोसी, नेबरहुड, तो ये हो जाएंगे आपके प्राथमिक समूह कूले के अनुसार। अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह मेरा परिवार हो जाएगा, जिसे समनर ने बताया कि अंतः समूह जिसे हम अपना मानते हैं वो हमारा अंतः समूह होता है। ए का 4 तो आंसर हमारा मिल गया। बी सी डी कट गया। ए का 4, ए का 4 नहीं है, ए का 3 है, ये भी कट गया। यहाँ भी मिसप्रिंट है, गलत है। ऑप्शन को मिला लेते हैं। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ये आपका सही मैच हो गया। 255 का आंसर हम लोगों ने देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिका संघर्ष का उदाहरण है? भूमिका संघर्ष अर्थात एक समय पर 2 अलग अलग भूमिकाओं की मांग। अलग भूमिका और यह अलग भूमिका, अर्थात अलग अलग भूमिकाओं की एक समय पे मांग होती है तो क्या होता है? उस समय भूमिका संघर्ष होता है। इसका एग्जाम्पल हमें बताना है। ए कार्यरत माँ, बी कार्यरत पिता, सी पुजारी जो साम्यवादी नेता है, डी पति जो बदमाश है। कार्यरत माँ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए।
क्योंकि जब भी कोई माँ होती है तो उसकी एक भूमिका परिवार संभालने की होती है, जो कि सदैव उससे सबसे प्राथमिकता पे उससे अपेक्षा की जाती है कि यह भूमिका वो पहले निभाए, बाद में वह कोई कार्य करे या कोई जॉब करे। तो इसलिए इन दोनों भूमिकाओं के बीच में क्या है, संघर्ष उत्पन्न होता है। कार्यरत पिता का कार्य करना उसका प्राथमिक भूमिका होती है, तो यह भूमिका संघर्ष का एग्जाम्पल नहीं होता। पुजारी जो साम्यवादी नेता है, पुजारी जब पूजा करता है वो अलग टाइम होता है, नेतागिरी करेगा तो अलग टाइम है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पति जो बदमाश है, पति है लेकिन उसकी आदतें खराब हैं, वो बदमाश है, तो इसमें एक समय पे दो तरह की भूमिकाओं की डिमांडिंग नहीं हो रही है, तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। 256 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 257, समूह ए के मदों को समूह बी के विचारकों से मिलाते हुए सही का चयन करें। एक तरफ कुछ अवधारणाएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित जो विचारक हैं, थिंकर्स हैं, उससे हमें मैच करना है। जेमेनसॉफ्ट, गेसेलसॉफ्ट, देखिए कहीं जेमेनसॉफ्ट भी हो जाता है और कहीं गेमेनसॉफ्ट, गेसेलसॉफ्ट भी हो जाता है, तो इसलिए इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी उदाहरण कौन देते हैं, टानिस देते हैं। गुणवत्ता निष्पादन पवित्र अलौकिक बेकर की है। सेक्रेड और सेकुलराइज्ड दो तरह की सोसाइटी की बात करते हैं, वो बेकर करते हैं। प्रदत्त और उपलब्धि लिंटन की है। दो तरह की भूमिका और परिस्थिति की बात करते हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, उसी ये अवधारणा लिंटन की है। गुणवत्ता निष्पादन दो हमारे ऑप्शन बढ़ते हैं, पार्सन्स और मर्टन। इसके आंसर हमारा होगा पार्सन्स, क्योंकि पार्सन्स जब पैटर्न वेरिएबल्स की बात करते हैं, पैटर्न वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उसमें 5 पेयर वेरिएबल्स को रखते हैं। 5 पेयर में एक इनका है क्वालिटी वर्सेस परफॉर्मेंस, तो यहीं से इनका गुणवत्ता निष्पादन लिया गया है। आंसर मिला लेते हैं, ए का 2, डी कट गया और ए कट गया, ए का 2, बी का 1, सी का 3 नहीं है और डी का 5। ये भी हमारा जो प्रिंट है मैचिंग वाला वो गलत है, मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 5। यह हमारा सही मैच 257 का यह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 258, निम्नलिखित में से कौन से मीड के विचार से स्व के हिस्से हैं? ए हम और वह, बी मैं और वह, सी मैं और मुझे, डी मुझे और हम। मीट का विचार यह जो है वह उनकी बुक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी से आता है, जिसमें वह समाजीकरण का सिद्धांत देते हैं। समाजीकरण के सिद्धांत के लिए उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को अपनाया है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को अपनाते हैं, इसको ही इन्होंने सबसे पहले बताया था। मीट की बात की जाए तो वो इनकी एक और फेमस बुक है फिलॉसफी ऑफ प्रेजेंट। समाजीकरण में कहते हैं कि आई व्यक्ति का स्व होता है जब वह समाज से अंतःक्रिया करता है, तो उसके बाद वह मी में रूपांतरण हो जाता है। तो ये स्व क्या है, उसका स्वाभाविक स्व है और मी इसका समाजीकृत स्व है। व्यक्ति जब बच्चा होता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता है, उसकी डिज़ायर्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो सोसाइटी से इंटरेक्शन करता है तब वो अपने बारे में जान पाता है कि वह क्या है, वह कैसा है। ये सब चीज़ें मीड समाजीकरण की प्रक्रिया में बताते हैं। तो आई का मी में रूपांतरण वो कहते हैं। तो मैं और मुझे जो है यह विचार, ये दोनों स्व के ही हिस्से हैं।
ये इसका मूल स्व है और ये इसका समाजीकृत स्व है। तो 1258 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 259। कार्ल मार्क्स के विचार के अनुसार पूंजीवाद के लाभ के दर कम होने की आशंका रहती है क्योंकि ए वस्तुओं की मांग में कमी आती है, बी वस्तुओं के उत्पादन में कमी आती है, सी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, डी पूंजीपति और कामगार के मध्य संघर्ष होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के लाभ की दर कम क्यों हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि वस्तुओं की मांग में कमी आएगी। निश्चित जब वस्तुओं की मांग में कमी आएगी तो इससे दर कम होने की बात नहीं होती है। वस्तुओं के उत्पादन जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उस पर जो खर्च होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे पूंजीवाद में क्या है, हम मशीन लगाते हैं, श्रम लगता है, भूमि लगती है, पूंजी लगती है, उद्यम लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो पूंजीवाद के लिए या किसी भी वर्क करने के लिए, उत्पादन करने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वस्तुओं के उत्पादन में जब वृद्धि होगी अर्थात व्यक्ति के पास मशीन हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो उत्पादन करेगा, ज़्यादा उत्पादन करेगा। जब ज़्यादा उत्पादन करेगा तो इसके खपत के लिए वो क्या होगा, सर्वहारा के पास तक ये चीज़ें पहुँचेंगी और सर्वहारा के पास जब पहुँचेंगी तो निश्चित रूप से वो क्या है, वहाँ लाभ कम होगा। तो इस तरह से 259 का आंसर हमारा यहाँ होगा सी। संघर्ष होगा ऐसा नहीं है, 259 का आंसर हमारा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 260। वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में ऐसा कौन सा तत्व पूर्व से भिन्न था जिसके कारण वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ। ए धार्मिक नैतिकता, बी तकनीक, सी तर्कशीलता, डी विज्ञान। वेबर की बात हो रही है। पश्चिम में पूरब से भिन्न था, कौन सा ऐसा विचार था जिसने पूंजीवाद को जन्म दिया। वेबर की एक बहुत ही फेमस बुक है, आपको प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। वेबर ने 6 धर्मों का अध्ययन किया, भारत के, चाइना के, जिसमें वो हिंदू, इस्लाम, कन्फ्यूशियस, बौद्ध इत्यादि बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया और उसमें बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म जो है, प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी नैतिकताएं हैं, कुछ ऐसे विचार हैं जो पूंजीवाद की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। जैसे इस धर्म में काफ़ी उदारता दिखाई गई है, इसमें धन को कमाने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए ईश्वर को खुश रखने के बराबर माना गया है। इसमें एक कोटेशन बहुत ही अच्छा आता है वेबर का कि कहते हैं 1 पैसा बचाना 1 पैसे कमाने के बराबर है। यह भी स्टेटमेंट वेबर की आती है और इस कहते कि सारी जो नैतिकता हैं, जो विचार हैं, वो इसी धर्म में देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ इसके पुराना इसका जो फॉर्म है कैथोलिक धर्म, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं और प्रोटेस्टेंट धर्म थोड़ा सा उदार होता है, जो कि व्यक्ति को धन कमाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी कारण से इन्होंने कहा कि पश्चिम का जो है धर्म है पूंजीवाद के विकास के लिए पश्चिम की जो विचारधारा है वो पूंजीवाद के विकास में हेल्प करती हैं। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन का धार्मिक सिद्धांत भी परिवर्तन में धर्म को कारण मानने वाले धर्म को एक प्रमुख कारण कौन मानते हैं, वेबर मानते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है। तो यहाँ 260 का आंसर हमारा क्या होगा, धार्मिक नैतिकता। तकनीक, तर्कशीलता और विज्ञान नहीं है, धर्म की ही नैतिकता ऐसी है जिसने पूंजीवाद के जन्म में सहायक हुए या सहायता की। तो 260 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 261।
यहाँ में प्रिंट हो गया है, ये हो जाएगा 261। दुर्खिम के विचार में कुल प्रतीकवाद किस बात का प्रतीक है? ए पशु पूजा, बी गोत्र, सी बहुत ही सरल धर्म, डी आदिवासी पहचान। तो कुल प्रतीकवाद टोटमवाद को कहते हैं। दुर्खिम के जो विचार हैं धर्म से संबंधित, उससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखेंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग बहुत सरलता से ज़्यादा संख्या में देंगे। आई थिंक ये जो आज के MCQ का सीरीज़ है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के काम आएंगे। इस तरह की सही जानकारी के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ऐसी जानकारी सभी को प्राप्त हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक और पॉजिटिव कमेंट जरूर दें। तो आई थिंक ये जो आज का MCQ का सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।